नसीन, विदाउट एनी डाउट अगला राउंड होने जा रहा है। अब हर गुजरते दिन के साथ और आने वाली डेवलपमेंट्स के साथ और जंग के दौरान जो कुछ होता रहा वो भी अब रिपोर्ट्स है वो एक एक करके सामने आ रही हैं। ये तमाम चीजें हमें इंडिकेट कर रही हैं कि एक और राउंड जब होने जा रहा है। इसलिए ईरान में और रेजिस्टेंस ये सारी इनकी तैयारियां जब वो तेज हो गई हैं। रशिया और चाइना भी इसी खदशे का जब इजहार कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी यही राय रखते हैं कि एक और बैटल जब होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि इस वक्त वो जो भी डिप्लोमेटिक जो भी डिसीजन लेंगे वो उनकी शिकस्त ही समझा जाएगा। उनको एक और अटैक करना है और जो बुनियादी पर्पस था ईरान के कोलैप्स वाला, ईरान को डिस्ट्रॉय करने वाला, ईरान को इराक और लीबिया बनाने वाला, उसी के ऊपर जब उनको दोबारा जाना है और ये एक मिलिट्री के जरिए ही हो सकता है। तो ये उनकी कैलकुलेशन है जो कि एक बार फिर खराब होगी। एक बार फिर ये हमला करेंगे तो अमेरिका उससे भी ज्यादा कमजोर पोजीशन में होगा, बट वो हमला करने आ रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने भी ईरान पर हमला किया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सऊदी अरेबिया जाहिर है OIC का लीडर है, उसने भी ईरान के ऊपर जो अटैक किया सीक्रेटली। इससे पहले यह खबर है कि यूएई ने अटैक किया। अब यह है कि सऊदी अरेबिया ने भी ड्यूरिंग द वॉर ईरान के ऊपर जब वो अटैक किया। और इसके साथ एक खबर यह भी चल रही है, उसकी अभी तस्दीक होना बाकी है, कि यूएई एंड इजराइल ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जब वो ईरान पर किए हैं। ये सीज फायर के बाद जो खबरें आ रही हैं, वहां धमाका हो रहा है, साइलों पर अटैक हो रहा है, तो उसमें यह खबर है कि यूएई ने एंड इजराइल ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जब वो ईरान पर किए। तो अब ये सूरत हाल होगी इंतहाई खराब। और इससे आप ये भी अंदाजा लगाएं कि तारीख कैसे लिखी जाएगी। जब ईरान इजराइल से लड़ रहा था और वो इजराइल जो गजा में जनसाइड कर रहा था फलस्तीनियों के साथ, और एक ही मुल्क जो इजराइल से लड़ रहा था यानी कि ईरान, उस ईरान के खिलाफ अपने ही ब्रदर OIC कंट्रीज हमला आवर थे। ईरान ने सिर्फ इजराइल से जंग नहीं लड़ी है, ईरान ने सिर्फ अमेरिका से जंग नहीं लड़ी है, उसने सिर्फ यूरोप से जंग नहीं लड़ी है, उसने अपने ब्रदर कंट्रीज के खिलाफ भी उसको जंग लड़ी है। ठीक है ना, उन मुल्कों ने भी उसके ऊपर जब वो आकर अटैक किया है और उसने दुनिया की खामोशी के साथ जब वो जंग लड़ी है। दुनिया खामोश थी और किसी ने भी एक प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठाया बचाने के लिए ईरान को, यानी कि कंडेम करे वो। एक और चीज आप नोट करें, इजराइल वैसे ही अमेरिका और वेस्ट का जो है वो बेबी है, और ये सारे ममालिक के यहां पर अमेरिकी बेसेस हैं। क्या ईरान में भी किसी मुल्क की बेस है? क्या ईरान में चाइना और रशिया की बेसेस हैं? क्या वहां से चाइना और रशिया के त्यारे उड़ते हैं? ईरान एक ऐसी मिसाल बनकर सामने आया है कि उसने इकलौते सारी पावर्स का सामना किया और बगैर किसी बड़ी पावर की डायरेक्ट सपोर्ट के अकेला ही लड़ा ना ईरान। जो सपोर्ट थी वो तो एक पसे बर्दाश्त सपोर्ट थी, लेकिन डायरेक्ट को रशिया और चाइना के जहाज तो अमेरिकी जहाजों के मुकाबले में नहीं उड़े। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए अमेरिका हवास बाख्ता हो चुका है और इजराइल को ये बात हजम नहीं हो रही कि इतना कुछ, ये सारे मुल्क भी उनकी साइड पर खड़े हैं, फिर भी ईरान सर्वाइव कर गया। तो अब हम पहले भी ये राय रखते हैं कि जो बुनियादी प्रोजेक्ट है अरब और ईरान को लड़वाने का, OIC मुल्कों को आपस में लड़वाने का, वो खत्म नहीं हुआ है। और आज साबित हो गया कि यही बुनियादी प्रोजेक्ट था और इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए वो आएंगे। देखें, सबसे टॉप लाइन क्या है, वो ये है कि इजराइल इस चीज में अपनी मौत देखता है कि OIC मुल्क यूनाइटेड हो जाए, रीजन यूनाइटेड हो जाए और सबसे बढ़कर ईरान अरब इनके आपस में सुलह हो जाए। ये इजराइल अपने लिए मौत समझता है। और जब से इजराइल यहां पर कायम हुआ है, कभी ईरान और अरब और कभी ईरान और रीजन ओवरऑल ये कभी मुत्तहद नहीं हुए, क्योंकि जब अरब लड़ रहे थे इजराइल से तो एक तो अरब कमजोर थे और दूसरा ईरान में अमेरिकी इंस्टॉल करदा हुकूमत थी। ठीक है ना, तो अब जब वहां पर रेवोल्यूशन आया और उन्होंने अमेरिकी जो हुकूमत थी उसको वहां पर गिराया, तो फिर आपको पता कि अरब्स की नॉर्मलाइजेशन जब इजराइल से शुरू हो गई। तो ये दो हिस्से हैं, एक ईरान अरब लड़वाना और दूसरा विद इन अरब भी लड़वाना। और ये वो चीज है जो नेतन्याहू अपने एक इंटरव्यू में मान भी चुका है कि किस तरह डेलिबरेटली अरब वर्ल्ड को आपस में डिवाइड किया गया। जैसे आप आज देखते हैं यूएई एंड सऊदी अरेबिया की लड़ाई है, और रीजन को डिवाइड किया गया, ईरान अरब्स को जब डिवाइड किया गया। तो अब जब चाइना ने ये सुलह करवाई है और ये ताल्लुकात आगे बढ़ रहे थे, ईरान टर्की, ईरान मिस्र, ईरान सऊदी अरेबिया, ईरान कतर, तो ये इसमें इजराइल अपनी मौत देखता है। इजराइल ऐसे एक्सपेंशन नहीं कर सकता। तो ये सबसे बुनियादी चीज है। बाकी जाहिर है कि उसमें ग्रेड गेम्स हैं, उसमें ऑयल लेना है, उसमें बाकी वो सारी चीजें हैं, लेकिन टॉप ऑफ दी जो गोल है इजराइल के नजदीक वो ये है कि कभी रीजन को मुतहद नहीं होने देना। जब भी कोई ऐसी फिजा कायम हो, कोई ऐसी जंग छेड़ो कि ये आपस में लड़ पड़े। तो अब ये आपस में लड़े हैं, ठीक है ना। बहरहाल इसमें अच्छी चीज ये है कि चाइना दरमियान में है, रशिया दरमियान में है, जो इस जंग को आगे फैलने से रोक रहे हैं। रशिया और चाइना दोनों सऊदी अरेबिया से राब्ते में हैं और खुद सऊदी अरेबिया भी ज़ाहिर है ईरान के साथ भी उनका राब्ता है। ये अच्छी चीज है ना कि इन्होंने हमला किया लेकिन ईरान और सऊदी अरेबिया के राब्ते इस वक्त जारी हैं। सो दैट मीन्स कि एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो कायम है और रशिया और चाइना का उसमें बहुत अहम किरदार है। अभी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा जो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि अरब ईरान
जो ताल्लुकात हैं वो आगे बढ़े, और इसराइल और अमेरिका और ये जोर लगा रहे हैं कि इनकी आपस में लड़ाई हो। तो ये अरब वर्ल्ड को आज सोचना है कि उनका दोस्त कौन है, उनका हामी कौन है, और उनका दुश्मन, असल दुश्मन जब उनका कौन है। हिजबुल्लाह ने इंटेंस एफपीवी ड्रोन अटैक किया है इसराइल के ऊपर। टिल दिस डेट आज का हमला पिछले तमाम हमलों से बड़ा है। हिजबुल्लाह तेजी के साथ एफपीवी ड्रोन्स को चलाना सीख रहा है, उसके जो चलाने वाले हैं उनके नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए आज का जो हमला है बहुत ज्यादा ड्रोन जब वो आज हिजबुल्लाह की जानब से इसराइल पर दागे हैं। तो अभी ये एफपीवी ड्रोन की टेक्नोलॉजी वहां पर इवॉल्व हो रही है, हिजबुल्लाह भी इसको चलाना सीख रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, इसकी प्रोडक्शन में जब इजाफा किया जा रहा है। अभी समझ ले कि ये बैटल शुरू हुई है, अभी ये आगे बहुत जाएगी और इसराइल के लिए बहुत बड़ा ये मसला बनती चली जा रही है, ऑलरेडी बन चुकी है, और अभी हिजबुल्लाह इसको इवॉल्व कर रही है। हिजबुल्लाह अभी मैक्सिमम लड़ाई नहीं लड़ रही है एफपीवी के जरिए, अभी उसको सीख रही है। अच्छा, चाइना और अमेरिका की जो ग्रेट गेम जारी है उस पर हम बात करेंगे। ट्रंप जो है वो फ्लाई कर रहा है टुवर्ड्स चाइना, आज वो फ्लाई कर चुके हैं, एंड उसमें ईरान वॉर इन डिटेल डिस्कस होगी। जो भी आगे रीजन में होने जा रहा है ये दौरा काफी उससे जो है वो लिंक होगा। तो ईरान वॉर डिटेल में चाइना के साथ ट्रंप डिस्कस करने जा रहा है। सो जो ग्रेट गेम अमेरिका और चाइना की जारी है मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, यूरोप में, ये भी आपके सामने जब रखेंगे। सबसे पहले जो सऊदी अरेबिया के हवाले से जो रॉयटर्स ने सबसे पहले ये स्टोरी दी है, अगेन इसमें भी सऊदी अरेबिया ने कंफर्म नहीं किया है। यूएई के हवाले से तो पब्लिकली ये बात साबित हो चुकी है कि वो इसमें शामिल हुए हैं, बट सऊदी अरेबिया के हवाले से आज ये स्टोरी है। ना ईरान का रिएक्शन आया ना सऊदी अरेबिया का आया, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इवेंट हो चुका है, उसके बाद ईरान और सऊदी अरेबिया के राब्ते हुए हैं, तो दैट मींस कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है। सऊदी अरेबिया लॉन्च्ड कोवर्ट अटैक्स ऑन ईरान एज रीजनल वॉर वाइडेंड, रीजनल वॉर फैल रही है, और सऊदी अरेबिया ने खुफिया हमले किए ड्यूरिंग द वॉर, जब जंग हो रही थी। टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा, सऊदी अरेबिया कैरिड आउट मल्टीपल अटैक्स ऑन ईरान ड्यूरिंग द वॉर, बहुत सारे हमले सऊदी अरेबिया ने किए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, सऊदी अरेबिया लॉन्च्ड सीक्रेट रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान ड्यूरिंग द रीजनल वॉर। और आज गार्डियन की स्टोरी यह है कि यूएई का जो सीक्रेट अटैक है ईरान पर, रिस्क ड्राइंग गल्फ स्टेट्स इनटू द वॉर, गल्फ वर्सेस ईरान वॉर की तरफ यूएई का इकदाम जो लेकर जा रहा है कि गल्फ रियासतें ईरान के साथ भिड़ जाए, जो कि इसराइल का बुनियादी प्रोजेक्ट है। इसराइल की जो अपनी मिलिट्री ताकत है वो तो फारिग हो चुकी है, अब वो यही रास्ता देखते हैं कि ये आपस में लड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे से लड़कर जो कमजोर पड़ जाएंगे, और फिर जब ये आपस में लड़ेंगे तो फिर वो लड़ाई बहुत सारी और डायमेंशन में भी हो रही होगी, वो फिरका वाराना जंग भी होगी, उसको भी हवा दी जाएगी, जो कि कई मुल्कों के अंदर लड़ी जाएगी, ठीक है ना, हर मुल्क के अंदर लड़ी जाएगी, वो फिर उसको हवा देने की ये कोशिश करेंगे, तो सभी एक दूसरे से लड़कर जो वो अपना नुकसान करेंगे, और उसमें इसराइल एक डोमिनेटिंग पावर। यही बात प्रिंस टर्की अल फैसल ने की है। सो यूएई एंड सऊदी अरेबिया कैरीड आउट सीक्रेट अटैक्स ऑन ईरान, टेलीग्राफ यूएई ने भी किया, सऊदी अरेबिया, हो सकता है पता चले जी फलां मुल्क ने भी किया, कतर ने भी किया, ये वो, बट ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जब सामने आ रही हैं। सो ये कंफर्मेशन है कि हमला दोबारा होगा, क्योंकि इसराइल ने एक चीज देखी ना कि इनकी लड़ाई आपस में हो सकती है, तो अगर मजीद इंतशार बढ़ेगा तो चांसेस हैं कि आपस में भरपूर जंग करेंगे। सो ये वाकया इस बात का सबूत है कि इसराइल इसी इंतशार को आगे पुश करने की कोशिश करेगा। अब जो बात रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने की, यही असल बात है, यही असल जंग है, और अगर ओआईसी दुनिया इस चीज से बच गई तो वो फातेह होगी, अगर ना बच सकी तो फिर तबाही सबका मुकद्दर होगी। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जब वो इंडिया में हैं, और जो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनका इजलास इंडिया में होने जा रहा है सितंबर में, ब्रिक्स का समिट होगा जिसमें जो हेड ऑफ दी स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो आएंगे। प्यूटन भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो इंडिया आए, सितंबर के अंदर ब्रिक्स का इजलास है वो होने जा रहा है। तो आज यानी जो है ना वो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जब होने जा रही है ब्रिक्स के, जिसमें जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी शरीक हो रहे हैं। ये जो ईरान वॉर है इसका बरह रास्त ताल्लुक ब्रिक्स के साथ भी है। अब मैं ये सारी ग्रेट गेम आपके सामने रखता हूं कि ब्रिक्स को भी अंदर से तोड़ने की एक कोशिश है। सरगेई लैवरोव ने आरटी इंडिया को जब इंटरव्यू दिया है, उनकी एक एक बात समझने से ताल्लुक रखती है। उन्होंने कहा है कि असल मकसद इसराइल का इस जंग को छेड़ने का वो ये था कि ईरान अरब जो नॉर्मलाइजेशन है इसको खत्म किया जाए, इसको रोका जाए। देखें, जब रशिया का फॉरेन मिनिस्टर ये बात कर रहा हो तो समझे वही असल गेम है। बाकी तो होता ना कि अच्छा शायद इस वजह से हमला किया, अच्छा जी शायद इस वजह से हमला किया। रशिया का फॉरेन मिनिस्टर जब बात करेगा तो वो तस्दीक करेगा कि नहीं इस वजह से हमला हुआ। बाकी डेफिनेटली जब इतनी बड़ी जंग होती है उसकी मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं, यानी ईरान का तेल लेना वन ऑफ द पर्पस है, हर ओआईसी मुल्क को तबाह करना ये वन ऑफ द पर्पस है। अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता है तो एक एक मुल्क को, और ईरान चूंकि सेंटर ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है तो वो पार्ट ऑफ है।
सो इस तरह मल्टीपल डायमेंशन देख लेंगे, बट फ्रॉम इजराइल पर्सपेक्टिव जो उनकी लार्जर पिक्चर में स्ट्रेटजी है वो ये है ईरान अरब नॉर्मलाइजेशन को, ताल्लुकात को रोकना। जो मैंने आपको बताया कि इजराइल इसमें अपनी मौत देखता है। ये मुतहद हो गए तो इजराइल कैसे चलेगा आगे, इजराइल कैसे एक्सपैंड करेगा, मुझे बताइए। इजराइल का तो सारा खेल ही इस पर जारी है। इजराइल तो अरबों के साथ मिलकर हमास के साथ लड़ रहा है, अरबों के साथ मिलकर हिजबुल्लाह को लड़ रहा है। उनको कहता है मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं। जब वो यमन पर अटैक करता है तो कहता है मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए लड़ रहा हूं। तो ये तो सारी गेम ही लार्जर पिक्चर में ये है। तो सर्जेई लवरोव ने आज एक साजिश कंफर्म कर दी है और उन्होंने फिर कहा कि 8 मई को उनकी सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ कॉल पर बात हुई और इसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है ईरान और अरब्स के दरमियान, इसको हर सूरत जारी रहना होगा। और ये वही दिन है जिस दिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएई के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल किया और कहा कि हम किसी भी ऐसे स्टेप की मुखालफत करेंगे जो जंग की तरफ लेकर जाएगा और आपको डायलॉग को जो सपोर्ट करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो है वो होनी चाहिए। ब्रॉडर रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स है हमें, क्योंकि जो गल्फ और ईरान के दरमियान कशीदगी जो बढ़ रही है। और फिर उन्होंने कहा कि रशिया प्रपोज्ड ब्रिक्स स्टेटमेंट ऑन हॉर्मज। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कि अभी ये जो ब्रिक्स समिट हो रहा है इसमें एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो ब्रिक्स जारी करें। अभी तक ब्रिक्स की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन उसमें भी फटा पड़ गया है। यूएई ने मुखालफत कर दी है कि हम कोई ऐसी स्टेटमेंट जब नहीं देंगे। तो वो एक मसला बना हुआ है, शायद कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट ईरान के हवाले से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के हवाले से जारी ना हो सके। तो ये भी आप देखें ना कि अब ब्रिक्स में भी कुछ तब्दीलियां करना होंगी कि यहां पर यानी एक वेस्ट का इत्तेहादी वो अगर ब्रिक्स को एक स्टेटमेंट भी जारी करने नहीं दे रहा तो फिर तो कुछ सोचना होगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं ना, तो उसमें आप एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं कर सकते। तो यूएई ने इस वक्त फटा डाला है कि नहीं, हम कोई स्टेटमेंट जब इस हवाले से जारी नहीं होने देंगे। तो फिर जाहिर है कि सबका कंसेंसस जब वो चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनॉर्मस डैमेज टू ग्लोबल एनर्जी इफ वॉर एक्सपेंड्स टू बाबुल मंदब। अब वो अगली बात बता रहे हैं कि अगर दोबारा जंग होती है तो बाबुल मंदब भी बंद होगा और इससे ग्लोबल एनर्जी का डैमेज होगा, तबाही आएगी, ये दुनिया सुन ले। और ये आखिरी बात उनकी सुनिए, विदाउट द पैलेस्टीनियन स्टेट हॉट बेड ऑफ टेंशन विल प्रिवेल। जब तक फलस्तीनी रियासत इस रीजन में नहीं बना दी जाती, अमन के कोई चांसेस नहीं। ईरान की जंग कल को कोई और जंग होगी, ईरान से पहले कई जंगें हुई हैं, ईरान के बाद कई जंगें होंगी। जब तक फलस्तीनी रियासत का मसला हल नहीं किया जाता, दहाइयों तक रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वो यहां पर जंगें ही देख रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो सिविलाइजेशनल डायलॉग होना चाहिए, उन्होंने कहा यहां पर यूरेशिया की उन्होंने बात की कि यहां पर बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, इंडियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, ओटोमान सिविलाइजेशन एंड रशियन सिविलाइजेशन। सो इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग होना चाहिए इस तबाही से बचने के लिए जिसका फायदा किसी को नहीं है। इजराइल तबाही मचा रहा है ना, तो इंडिया को क्या फायदा है जंग से, टर्की को क्या फायदा है, ओटोमान सल्तनत को क्या फायदा है, सॉरी सिविलाइजेशन को, चाइनीज को क्या फायदा है, रशियंस को क्या फायदा है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है कि जरूरत इस अमर की है कि सिविलाइजेशनल डायलॉग होना चाहिए। दुनिया की तमाम बड़ी सिविलाइजेशन तो यहां एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये आपस में जब डायलॉग शुरू करें। और अब आप ये देखिए, जो अमेरिका और चाइना की ग्रेट गेम की हम बात कर रहे हैं, यूएस इजरायली वॉर ऑन ईरान ड्राइव्स चाइना एक्सपेंडिंग रोल इन गल्फ। उल्टा नतीजा ये निकल रहा है कि अमेरिका चाइना को निकालना चाह रहा था गल्फ से, लेकिन चाइना का रोल गल्फ के अंदर जब वो एक्सपैंड हो रहा है, चाइना का इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल जो प्रेजेंस है वो गल्फ के अंदर मजीद एक्सपैंड हो रही है। तो देखिए, चाइना मेन फैक्टर है और रशिया मेन फैक्टर है जो गल्फ और ईरान को लड़ने से रोक रहे हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल करके कहा ना कि हमने डायलॉग को सपोर्ट करना है, आपसी जंग को सपोर्ट नहीं करना, और ईरान और अरब जो प्रोसेस शुरू हुआ है इसको हमने आगे बढ़ाना है। सो चाइना की इन्वेस्टमेंट्स है, चाइना की इंडस्ट्रियल प्रेजेंस है, चाइना के डिप्लोमेटिक लेवरेज वो हासिल कर रहे हैं, तो उनकी बात सुनी जाएगी ना, रीजन सुनेगा। और चाइना के प्रेसिडेंट ने एमबीएस को जब वो कॉल की, तो चाइना अगर आज रशिया ना होते तो अभी तक ये साजिश शायद कामयाब हो चुकी होती। सो चाइना गल्फ का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है इस वक्त। वेस्टर्न इकोनॉमीज को रिप्लेस कर दिया चाइना ने, मकसद चाइना को रीजन से निकालना था। सो चाइना आया है बेसिस के जरिए नहीं आया, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट, प्रोस्पेरिटी, इसके जरिए जब आया। और चाइना जो है वो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज और डिफेंस सेक्टर के अंदर गल्फ स्टेट्स के साथ रिलेशंस को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि अमेरिका का प्रेशर यह है कि नहीं, इसको कम किया जाए और खत्म किया जाए, लेकिन जो गल्फ स्टेट्स हैं न सिर्फ चाइना के साथ टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स, डिफेंस इसमें जारी रखे हुए अपने ताल्लुकात, बल्कि समहाउ उसको एक्सपैंड भी कर रहे हैं। एनर्जी लिंक जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग, रीन्यूएबल एनर्जी एंड लॉजिस्टिक्स, वॉर रीशेप्स डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट्स, परसेप्शंस।
कि डिप्लोमेटिकली गल्फ ज्यादा चाइना के साथ अब वो एक एंगेजमेंट जो बढ़ा रहे हैं। अब आप जरा देखिए कि गल्फ स्टेट्स को क्या सोचना है। अब ये खबर आप इसको जरा लिंक करके फिर देखिए। यूरोप, आज रिपोर्ट है कि वो तेजी के साथ डिपेंड कर रहा है अमेरिका की जो एनर्जी है, एलएनजी है, उसके ऊपर 2028 तक वो बहुत ज्यादा डिपेंड कर चुका होगा अमेरिका पर। अब मुझे बताइए, अमेरिका ये कह रहा है गल्फ से कि ईरान से भी लड़ो, अमेरिका गल्फ से ये कह रहा है कि चाइना को भी यहां से निकालो, और उधर गल्फ की जो एनर्जी मार्केट है यूरोप, उसको कह रहा है कि नहीं तुम हमसे खरीदो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का ऐसा क्राइसिस पैदा किया कि गल्फ का ऑयल नहीं बिक रहा। तो ये गल्फ स्टेट्स क्या समझेंगी इस साजिश को या नहीं समझेंगी? जो यूरोप के साथ अमेरिका ने किया, उसको यूक्रेन से लड़वाया, सस्ती एनर्जी रशिया से मिलती थी, वो बाईपास करके अब यूरोप जब वो अमेरिका से लेगा महंगी एनर्जी, और दूसरा उसका रूट था गल्फ वहां से जी एनर्जी सिक्योर नहीं है, तो अब गल्फ से जो एनर्जी यूरोप जाती थी वो भी अब अमेरिका से लेना पड़ेगी यूरोप को। तो गल्फ की मार्केट, गल्फ ने किसको तेल बेचना है इस वक्त? गल्फ अपना सब ज्यादा तेल जाओ चाइना को बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं चाइना से दूर हो जाओ। तो गल्फ कब समझेंगे भाई? ठीक है ना? तो चाइना आप कह लें कि गेम चेंजर रोल जब इसमें अदा करेगा। सो ट्रंप चाइना की तरफ फ्लाई कर रहे हैं, ट्रेड, ताइवान और ईरान वॉर, ये मेन जो टॉपिक्स होंगे। तो बहरहाल एक और राउंड होने जा रहा है और उसमें कोशिश होगी कि इनको आपस में लड़वाया जाएगा, बट रशिया के जैसे फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि पूरी कोशिश है और गल्फ के साथ, अरब के साथ राब्ते हैं कि आपसी जंग से बचा जाए। बाकी अमेरिका मिलिट्री कामयाबी ईरान के ऊपर हासिल नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि एक और राउंड के बाद अमेरिका और ज्यादा कमजोर पोजीशन में होगा। हिजबुल्लाह लॉन्चेस मोस्ट इंटेंस एफपीवी ड्रोन अटैक अगेंस्ट आईयूएफ टारगेट्स। मोस्ट जो इंटेंस अटैक है वो आज हिजबुल्लाह ने लॉन्च कर दिया है, यानी वो इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और इजरायली मीडिया ने बताया कि ईरान कोई कंसेशन न्यूक्लियर फाल के ऊपर देने के लिए तैयार नहीं है। इवन अगर जंग शुरू करनी है अमेरिका ने तो कर दे, ईरान अपनी कंडीशन से पीछे नहीं हटेगा। हिजबुल्लाह ने 10 एक्सक्लूसिव जो ड्रोन्स हैं वो इनकी एक बेस के ऊपर दागे हैं। इजराइल इज बीइंग डेल्ट वेरी पेनफुल ब्लो इन लेबनान ड्यू टू हिजबुल्लाह's एक्सक्लूसिव लेडन ड्रोन्स। बहुत ज्यादा तबाही आ रही है, इजरायली मीडिया ये बता रहा है। सो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जब इंडिया जा रहे हैं और ब्रिक्स समिट को जो अटेंड करेंगे, बहरहाल ये काफी बड़ा इवेंट होने जा रहा है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो हमने आपके साथ शेयर किया। हमने राज लोग आकर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।